हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल 3 का एक टॉपिक हमारा बचा है अभी, जो करंट अफेयर्स के साथ करना है। मॉड्यूल 4 हम लोगों ने शुरू करा है। मॉड्यूल 4 का एक वीडियो आ चुका है, सेकंड वीडियो है। टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक ट्रेंड। अगेन ये भी थ्योरेटिकल और बोरिंग सा टॉपिक होगा, हो सकता है थोड़ा स्लीपी भी हो, बट देन हमें अपने वो 4 से 5 नंबर या 4 से 10 नंबर के बीच का जो मार्जिन है उसे कवर करके चलना है। वो हम मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते और हम रिस्क भी नहीं ले सकते। सिलेबस की बात करें तो ये हमारा मॉड्यूल 4 है, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीकल्चरलिज्म करा था। अब हम लोग डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की बात करेंगे सेकंड वीडियो में। थर्ड पार्ट अर्बनाइजेशन होगा, फोर्थ पार्ट माइग्रेशन आएगा वीडियोस का। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की अगर हम लोग बात करें, डेमोग्राफिक ट्रेंड होता क्या है, डेमोग्राफी से हमारा क्या मतलब होता है। डेमोग्राफी से हमारा मतलब होता है, हम किसी भी एरिया को अगर देखते हैं, किसी भी जोग्राफिकल एरिया को, है ना, कुछ पीरियड ऑफ टाइम में हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व करा। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन का साइज क्या है, उसमें चेंजेस कितना आ रहा है, पॉपुलेशन में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग वहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कैसा वहाँ का स्ट्रक्चर है, वहाँ का टाउन प्लानिंग कैसी है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरह से है। हम देखेंगे कि कोई कॉलोनी होगी जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा, कोई कॉलोनी होगी जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ होंगी। तो ओवर द टाइम किसी भी एक जोग्राफिकल एरिया का क्या पैटर्न है, किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, उसे हम लोग डेमोग्राफिक ट्रेंड कहते हैं। इस ट्रेंड से हमें पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में पता चलता है और कैसे वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो हमें पता चलता है। इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की, तो डेमोग्राफिक ट्रेंड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या किन किन चीज़ों की वजह से अफेक्ट होता है। जैसे बर्थ रेट, है ना, क्योंकि वो पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है वो बर्थ रेट पे डिपेंड करेगी। डेथ रेट, माइग्रेशन, कितने लोग कहीं बाहर से उस पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं, कितने लोग वहां से बाहर जा रहे हैं। फर्टिलिटी लेवल्स कैसा है लोगों का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसीज क्या है। ये जो भी फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, फर्टिलिटी लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पॉपुलेशन पॉलिसीज, ये सारे फैक्टर्स डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को शेप करते हैं या फिर उसे अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स की हेल्प से हमें वहाँ की ग्रोथ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन पता चल पाती है। नाउ वी ऑल नो दैट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया की। और यहाँ के जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है वो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, लेबर मार्केट के लिए या फिर हेल्थ एजुकेशन के लिए या बाकी जो गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है, तो जो बढ़ती पॉपुलेशन है ना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इन सारी चीज़ों के लिए कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग इस वजह से फेल हो जाती है। गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आज हम लोगों ने आज की पॉपुलेशन के हिसाब से करना शुरू करा, बट देन हम लोगों ने जो रेट ऑफ इंक्रीज लिया है पॉपुलेशन का, एक्चुअल इंक्रीज उससे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सर्विसेज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज करते हैं। तो हमारे डेमोग्राफिक ट्रेंड जो है हमारा नेशन का, उसी के अंदर एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस है इन सारी चीज़ों के लिए। अब इन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को अगर हम लोग ढंग से स्टडी करते हैं, तो जो फ्यूचर चैलेंजेस जो भी होंगे, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से, हेल्थ केयर से, रिसोर्सेज से, तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है वो इन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को स्टडी करके ही एंटिसिपेट कर पाएंगे कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह की पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। इंडिया की अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल की हम लोग बात करें, इसे हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है या फिर डिस्कस किया जाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? इट रेफर्स टू द पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इट इज द पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की फॉर्म में देखते हैं। एट द सेम टाइम जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से हमारे पास अलग अलग तरह के चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे रिसोर्सेज पे बढ़ती पॉपुलेशन का इशू हो जाता है। आप एक छोटी सी चीज देखिए, हमारी जो बढ़ती पॉपुलेशन है, अगर आप समर्स में किसी भी हिल स्टेशन की तरफ घूमने जाएंगे तो वहां पे अलग ही लेवल का ट्रैफिक जैम मिलता है। 5-6 साल पहले उतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम नहीं होता था, अब ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? तो हमारा पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा है उन रिसोर्सेज पर। रीजनल डिस्पैरिटीज हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ में। एमर्जिंग इशू एक एजिंग पॉपुलेशन की भी है सर्टेन रीजन्स में। तो ये हमारे पास डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से कुछ कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है रिसोर्सेज पर, रिसोर्स के बीच में डिस्पैरिटीज हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, और एजिंग पॉपुलेशन हो गई है कुछ एरियाज की। इस तरह के चैलेंजेस डेमोग्राफी चेंजेस की वजह से आ रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को अगर हम लोग देखते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है?
पॉपुलेशन ग्रोथ होती है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं वो जो इंक्रीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में आज किसी डेट पे 10 लाख लोग रह रहे हैं, फिर एक साल में 10 लाख से बढ़ के वो 10,50,000 हो गए, फिर 11,20,000 हो गए, एक एक साल बाद बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पीरियड ले लिया एक साल का, है ना, वो पर्टिकुलर रीजन हम लोगों ने ले लिया कि हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर रीजन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए तीन चीजें होती हैं। पहला, बर्थ रेट, कितने नए लोग ऐड हो रहे हैं। दूसरा, डेथ रेट, कितने लोग वहां से पुराने लोग खत्म हो रहे हैं, उनका डिमाइज हो रहा है, उनकी डेथ हो रही है। तीसरा, माइग्रेशन, एग्जिस्टिंग लोग दूसरे एरिया से कितने हम लोग दिल्ली का एग्जांपल लेकर चलते हैं, दूसरे एरिया से कितने लोग दिल्ली में आ गए और दिल्ली से कितने लोग बाहर चले गए, दैट इज माइग्रेशन। तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, इन तीन चीजों पे पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है। इंडिया के पास सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रोथ है सिंस द अर्लियर 20th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि हमारा हेल्थ केयर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, डिजीज कंट्रोल काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट्स हमारे कम हो गए हैं। दैट रिजल्टेड इनटू मोर पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, रैपिड पॉपुलेशन एक्सपेंशन अगर होता है, एक तो होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, एक ग्राफ की तरह समझते हैं। एक ग्राफ है कि ये इस तरह से बढ़ रही है और एक ग्राफ है कि इस तरह से बढ़ गई। सो दिस इज योर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो भी उस एरिया के रिसोर्सेज है, जैसे लैंड हो गया, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस हो गए, इंफ्रा हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। टू एक्सप्लेन चेंज, इसे जरा रब कर देते हैं एक बार। टू एक्सप्लेन चेंजेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न, डेमोग्राफर्स क्या करते हैं, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स को यूज करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है, ये डिस्क्राइब करता है शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स टू लो बर्थ एंड डेथ रेट्स एज अ कंट्री डेवलप्स इकोनॉमिकली एंड सोशली। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या करते हैं, दे डिस्क्राइब द शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स टू लो बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स ऑफ अ कंट्री दैट डेवलप्स इकोनॉमिकली एंड सोशली। ओके। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला फेज जो इसकी फर्स्ट स्टेज होती है ना, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है। इससे क्या होगा, बर्थ रेट तो ज्यादा है बट डेथ रेट भी ज्यादा है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इज रिलेटिवली स्लो। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, ये ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटीज जो होती है वहां पर होता है, क्योंकि वहां मेडिकल फैसिलिटीज लिमिटेड होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होता है। लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज हैं तो जो लोग बीमारियों से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, वो मर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी ज्यादा है तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटीज है वहां पर फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है, जो कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट का एग्जाम्पल होता है। सेकेंड स्टेज क्या होता है, इसके अंदर हेल्थ केयर, सैनिटेशन और फूड सप्लाई ये इंप्रूव हो गया है। जब ये इंप्रूव होना शुरू हुआ है तो डेथ रेट में डिक्लाइन होगा, बट बर्थ रेट ऑलरेडी हाई चल रहा था हमारा, वाइल बर्थ रेट रिमेन्स हाई। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो पॉपुलेशन है ये रैपिडली ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज के अंदर सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, एजुकेशन हुआ, है ना, या फिर इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स हुआ। इससे क्या होगा, इससे ग्रेजुअल डिक्लाइन इन बर्थ रेट होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी बट कंपैरेटिवली स्लोअर पेस पे बढ़ेगी। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, फोर्थ स्टेज में लो बर्थ रेट होगा, लो डेथ रेट होगा। इसमें क्या है, इसमें स्टेबल या स्लोली ग्रोइंग पॉपुलेशन होगी। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो यूजुअली फोर्थ स्टेज में है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेयर बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स हैव डिक्लाइन बट पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यू ड्यू टू लार्ज बेस पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इवन हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट कम हो गया है। अगर प्रेजेंट की बात करें फिर भी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड की अगर हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इंप्रूवमेंट हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव हुई, मॉर्टिलिटी हमारी कम हो गई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली गई। द कंट्री हैज विटनेस इंक्रीज स्टेडी इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर द डिकेड, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन सेंटर्स ग्लोबली। चाइना के बाद हमारी ही कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। रिसेंट ईयर्स में अगर हम लोग देखते हैं तो पॉपुलेशन, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन। ग्रोथ कम नहीं हो रही है, ग्रोथ का रेट कम हो रहा है। मान लीजिए ग्रोथ रेट और ग्रोथ के बीच में क्या फर्क है, आपकी पॉपुलेशन आज मान लीजिए 100 यूनिट्स है, अब अगर आपका हाई ग्रोथ रेट होता है तो आपकी पॉपुलेशन 100 से 110 यूनिट हुई, 120 यूनिट हुई, 130 यूनिट हुई।
तो मान लेते हैं कि कभी 10 यूनिट बढ़ रही है, कभी 12 यूनिट बढ़ रही है, कभी 18 यूनिट बढ़ रही है। अब स्लो ग्रोथ रेट का मतलब है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। 100 से 110 हुई, 110 से 118 हुई, 118 से 127 हुई, 127 से 133 हुई। पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट कभी 10 यूनिट बढ़ रही है, फिर 8 यूनिट बढ़ रही है, फिर 7 बढ़ रही है, फिर 5 बढ़ रही है। बढ़ रही है, बट जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो कम होता जा रहा है। क्यों? मेनली ड्यू टू द लोअर फर्टिलिटी रेट्स, इंक्रीज फीमेल एजुकेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंप्रूव्ड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। नाउ रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। कुछ स्टेट्स के अंदर हायर फर्टिलिटी रेट्स है, फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और दूसरी वहीं पे कुछ स्टेट्स में फर्टिलिटी लेवल्स के रिप्लेसमेंट आ गए हैं। फिर इससे क्या हो रहा है? जो पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स हैं, पॉलिसी मेकर्स इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड को मॉनिटर करना जरूरी है, ताकि हम लोग बैलेंस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज और इफेक्टिव सोशल वेलफेयर प्लानिंग कर पाए। कई बार कुछ स्टेट्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों के लिए स्पेशल स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स अलग हो जाते हैं। एज स्ट्रक्चर एक इशू होता है पॉपुलेशन के अंदर। एज स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप, टिपिकली कैरेक्टराइज द चिल्ड्रन, वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड एल्डरली पॉपुलेशन। अब जो एज स्ट्रक्चर है कंट्री का, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर चिल्ड्रन और एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है, तो क्या होगा? आप लोगों के पास लेबर नहीं होगा, आप लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना? तो जो एज स्ट्रक्चर है, वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, लेबर सप्लाई, वहाँ की डिपेंडेंसी रेशियो और सोशल वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है। एल्डरली पॉपुलेशन कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सोशल वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स और भी ज़्यादा होंगी। बैलेंस एज स्ट्रक्चर होता है, तो उससे क्या होता है कि सफिशिएंट प्रोपोर्शन जो होगा पॉपुलेशन का, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करेगा, सफिशिएंट जो होगा वो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन को सपोर्ट भी करेगा, जैसे चिल्ड्रन या एल्डरली लोग होंगे उन्हें। यूथ पॉपुलेशन, उसके साथ में डेमोग्राफिक डिविडेंड भी होता है इंपॉर्टेंट। इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड की है। उससे क्या होगा? उससे हमारे पास लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा हो सकता है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पर क्या काम कर रहा है? इट रेफर टू द इकोनॉमिक एडवांटेज दैट अराइजेस व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होगा? जब हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो हमारे पास इकोनॉमिक एडवांटेज होगी। ये जो इकोनॉमिक एडवांटेज निकल कर आ रही है, दैट मे बी डिफाइंड एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। लार्ज वर्किंग लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होगी, हायर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट करेगी, सेविंग्स बढ़ाएगी, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट होगा, और वो इन्वेस्टमेंट फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जाएगा। हाउएवर, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इट कैन बी रियलाइज इफ एडुकेट इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड हेल्थ केयर। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, अच्छी हेल्थ ही नहीं रख पाएंगे, हमारे जो यूथ पॉपुलेशन है उनके स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, उनकी एजुकेशन नहीं होगी ढंग से, तो वो लोग कोई काम धंधा नहीं करेंगे। काम धंधा नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को, सॉरी, वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का पार्ट नहीं बन पाएंगे। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अ लार्ज यूथ पॉपुलेशन may lead to unemployment, social unrest and economic instability। अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, हमारे पास प्रॉपर जॉब्स नहीं होंगी, तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी रहेगी। क्लियर? एजिंग पॉपुलेशन, इंडिया के पास क्या दिक्कत है कि इंडिया हैज प्रीडोमिनेंटली यंग पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ एल्डरली पीपल इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू improved लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। नाउ एजिंग पॉपुलेशन जो है, एक नई तरह के चैलेंजेस लेकर आती है, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एंड एल्डरली केयर। गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज बनानी पड़ेगी दैट एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एक्सेस एंड सोशल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे पेंशन स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर दिया। अब एजिंग पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी अटल पेंशन योजना। आज हमें सोचने में लगता है कि 5,000 रुपए महीने के कम है, बट जिसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, उसके लिए एज ऑन डेट 5,000 रुपए भी बहुत ज्यादा सफिशियंट होते हैं। तो अगर किसी के पास बुढ़ापे में 5,000 रुपए महीना है, और अगर उस इंसान के पास अपने रहने की जगह है, तो कल को उसके बच्चे उसे घर से नहीं निकाल सकते। अब ये सुनने में जरूरत पता लगेगा, बट देन ऐसा होता है, इसीलिए हमारे इतने सारे ओल्ड एज होम्स चल रहे हैं। ओल्ड एज होम्स में भी जाके रहने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। अगर किसी के पास सोशल सिक्योरिटी है, जैसे आप लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आप लोगों के पास एनपीएस का ऑप्शन होगा, नेशनल पेंशन स्कीम का। वो एक तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। पीएम
पीएम जी ने किसानों के लिए भी एक ऐसी पेंशन स्कीम लॉन्च करी है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी पेंशन स्कीम लॉन्च करी है कि कहीं से भी बुढ़ापे का कुछ इंतजाम हो पाए। तो गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ती हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, हेल्थ केयर एक्सेस के लिए और सोशल सपोर्ट के लिए। अब अगर एजिंग पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है आपके पास एग्जाम में आता है, तो आप क्या लिखेंगे? आप पहले तो यही 4 लाइनें लिखेंगे जो मैंने एजिंग पॉपुलेशन के बारे में बताई है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी दी है। हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी में क्या दिया है? आयुष्मान योजना दी है। गवर्नमेंट ने कैसे पेंशन योजना दी है, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई, किसान पेंशन योजना हो गई, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पेंशन योजना हो गई। तो इस तरह की चीजें गवर्नमेंट ने करी है एल्डर लोगों के लिए। फिर अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली बोला है कि इंश्योरेंस प्रायोरिटी है और साल 2033 तक हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल है। उससे उन एल्डरली लोगों का हेल्थ ट्रीटमेंट में और ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। तो एक तरह से उनको हेल्थ केयर एक्सेस अच्छा मिल गया, पेंशन से हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दी और उसी से सोशल सपोर्ट भी मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, आपको अपने एग्जाम के आंसर में उसे डालना आना चाहिए। The growth of elderly population also require adjustment in economic planning, particularly in the area of pension system, जैसा कि मैंने अभी बताया, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पेशल पैटर्न इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ अ कंट्री। वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं, और यूजुअली इसे पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हम लोग देखते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि साल 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है। साथ में मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा और सबसे कम है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ऑनलाइन चेक करके बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाउसिंग एंड पब्लिक सर्विसेज। अब जैसे मुंबई बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बैंगलोर बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे अलग तरह से प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है। इन इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। अब अनइवन क्यों है? आप ये समझिए हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन क्यों है? जिस तरह से मुंबई में भीड़ है, क्या उसी तरह से इंदौर में भी भीड़ होगी? जिस तरह से राजस्थान में जयपुर में भीड़ है, क्या उसी तरह से राजस्थान के चुरू में भीड़ होगी? जिस तरह से बैंगलोर में भीड़ है, क्या उतनी ही भीड़ मैंगलोर में होगी? जितनी भीड़ दिल्ली एनसीआर में है, क्या उतनी ही भीड़ यूपी या हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट जैसे से फॉर एग्जांपल हरियाणा में पानीपत में और यूपी में बरेली या लखनऊ में होगी? नहीं। अलग अलग रीजन अलग अलग रीजन में अलग अलग लेवल ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनइवन होता है क्यों? पहली चीज वहां की ज्योग्राफी का फर्क है। आप पहाड़ों पे चले जाओगे वहां पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, प्लेन्स में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। क्लाइमेट का फर्क होता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आप देखिए, हम लोग मेट्रो सिटीज की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर जॉब्स हैं, एजुकेशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। गांव में पॉपुलेशन कम होती है, शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो रीजन इज ज्योग्राफी, क्लाइमेट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये वो रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अनइवन है। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इंडिया जो है हमेशा से रूरल कंट्री रहा है, क्योंकि हमारी लार्ज पॉपुलेशन रही है वो हमेशा गांव में रही है और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करी है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन एग्रेरियन सोसाइटी। रूरल एरियाज टिपिकली कौन से होते हैं? जहां पे लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी है, एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन है और ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है। हाउएवर जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ा। अर्बनाइजेशन हम लोग अगले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ेंगे। अर्बनाइजेशन भी पढ़ेंगे, माइग्रेशन भी पढ़ेंगे। हमारा अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन से मतलब हमारा शहरीकरण हुआ, गांव से लोग शहरों में आना शुरू हो गए, रिजल्टिंग इन ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन। अब जो अर्बन एरियाज थे यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रीज हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, एजुकेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जिसकी वजह से रूरल रीजन में से माइग्रेशन होना शुरू हुआ। लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए। एज अ रिजल्ट काफी सारी सिटीज में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट हुआ। अर्बन ग्रोथ हैज क्रिएटेड चैलेंजेस जैसे हाउसिंग शॉर्टेजेस। अब आप अगर दिल्ली एनसीआर में लैंड खरीदना चाहो तो आपको लैंड मिलना बहुत मुश्किल है। आप फ्लैट खरीद लो, एक प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर 20 मंजिल इमारत बना दी है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, आप ऐसे रह सकते हो। बट अगर आप अपना घर लेना चाहो तो बहुत मुश्किल है। सिमिलरली मुंबई में ऐसा है। क्यों? क्योंकि आपके पास
जगह कम है, डिमांड ज्यादा है, तो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, जब लोग ज्यादा आए, छोटे छोटे काम करने शुरू हुए, तो स्लम एरिया डेवलप होना शुरू हुआ। ट्रैफिक कंजेशन होना शुरू हुआ, बेंगलुरु में देख लीजिए, मुंबई में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ, दिल्ली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिडली एक्सपेंड हुई अर्बन एरियाज की। रीजन क्या था अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन क्यों एक्सपेंड हुई? बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज मिली हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, बेटर एम्प्लॉयमेंट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली है, बेटर हेल्थ केयर मिला है। तो ये रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का है कि रूरल एरियाज में हमारे पास पॉपुलेशन कम है, अर्बन एरियाज में ज्यादा है, और रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन भी है। रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है। रीजनल वेरिएशन में क्या होता है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिया में है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग रीजन की वजह से वेरी करता है, जैसे क्लाइमेट, टेरेन, नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्टाइल प्लेन्स, रिवर वैलीज, इंडस्ट्रियल रीजन, यहाँ पे हायर पॉपुलेशन डेंसिटी होती है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर, ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वहीं पे अगर हम डिफिकल्ट टेरेन्स की बात करें, माउंटेनियस एरिया की या डेजर्ट की या फॉरेस्टेड रीजन की, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज जो है एग्रीकल्चर, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट की वो कम होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस रीजनल पॉपुलेशन पैटर्न, क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। These regional disparities highlight the need for balanced development policies that promote equitable distribution of resources and opportunities across different regions of the country. अब मान लीजिए यूपी का सारा आईटी सेक्टर अगर नोएडा में ही आके शिफ्ट हो जाए, तो डज इट मेक एनी सेंस? नोएडा ऑलरेडी ओवरली पॉपुलेटेड है। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर जी ने क्या बोला कुछ टाइम पहले कि स्टेट कैपिटल रीजन बना जाएगा लखनऊ के आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट को लेकर, कि वहां पर भी इंडस्ट्रियल हब्स बने, वहां पर भी जॉब्स डेवलप हो, सो दैट जो माइग्रेशन है लोगों का वो एक बैलेंस्ड वे में चले। कोशिश ये की जा रही है कि जो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम आई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम क्यों थी? ताकि हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब की तरह बनाया जा सके और वहां पे जॉब के ऑप्शंस क्रिएट हो। तो ऐसे रीजनल वेरिएशन को रोकने के लिए हम लोग ने क्या करा? एक स्टेट कैपिटल रीजन का आपको एग्जांपल दिया मैंने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आपको एग्जांपल दिया। ओके, आगे चलते हैं। फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी ट्रेंड्स की अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ग्रोथ और स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर? फर्टिलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन अ पॉपुलेशन, मॉर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ विद इन अ गिवन पीरियड। जो ट्रेंड इन फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी है, फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी के ट्रेंड्स की अगर हम लोग बात करें तो दे प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू हेल्थ कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री। इंडिया के अंदर फर्टिलिटी भी हमारे और मोर्टेलिटी दोनों के अंदर ओवर द पास्ट डिकेड्स दोनों के अंदर चेंजेस आए हैं। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रा, इंक्रीज एजुकेशनल लेवल, अर्बनाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। इन चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है? इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी शेप हो रहा है, ग्रेजुअली मूविंग द कंट्री टुवर्ड्स लोअर बर्थ रेट एंड लोअर डेथ रेट। बर्थ रेट भी हमने कम करा, डेथ रेट भी हमने कम करा, बट देन हमारा पॉपुलेशन का साइज इतना बड़ा है कि लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट के होने पर भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आगे चलते हैं। बर्थ रेट ट्रेंड्स क्या है? बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ अकर्ड पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली एक साल के लिए ये पीरियड हम लोग देखते हैं, है ना। अब इंडिया के अंदर हाई बर्थ रेट्स रहे हैं ड्यू टू अर्ली मैरिजेस, प्रेफरेंसेस फॉर लार्जर फैमिलीज, लो फीमेल लिटरेसी एंड लिमिटेड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। ना ओवर द टाइम बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक चैलेंज, बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आए जिसकी हेल्प से बर्थ रेट्स डिक्लाइन होने शुरू हुए। अब नाउ दीज इंक्लूडेड इंप्रूव्ड एजुकेशन लेवल, मतलब कौन से ऐसे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हैं जिसकी वजह से बर्थ रेट कम हुए? एजुकेशन लेवल्स की वजह से वुमेन एजुकेशन हमारी बढ़ी, वुमेन लिटरेसी हमारी बढ़ी, अर्बनाइजेशन बढ़ा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी। पहले लोगों को लगता था कि ठीक है 6 बच्चे पाल लो आसान है, अब लगता है यार 2 लोग पल जाए शादी करके वही मुश्किल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा होती जा रही है। ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लेकर आई, अवेयरनेस कैंपेन्स लेकर आई। उन्होंने भी एनकरेज करा कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स होने चाहिए, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड होना चाहिए। जैसे रिसेंटली यूपी के अंदर आया था कि अगर किसी भी फैमिली के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है वो नहीं दिए जाएंगे, जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स है। आप आरबीआई में, नाबार्ड में या काफी सारे बैंकों में आप जाएंगे,
अब वहां देखेंगे कि वहां की पॉलिसीज में क्या होता है कि आपके अगर 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों के लिए तो आपको एजुकेशन का, हेल्थ का रिइंबर्समेंट मिल रहा है। बट जब आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो थर्ड बच्चे के लिए वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती, स्पेशली स्कूल फीस। और स्कूल फीस तो बाप रे बाप! आपके कॉलेज की एजुकेशन सस्ती हो गई है, स्कूल की एजुकेशन महँगी होती जा रही है। The decline in birth rate is reflected in the reduction of total fertility rate. बर्थ रेट का जो डिक्लाइन है, हमारा जब टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा तो हमारा बर्थ रेट अपने आप कम हो जाएगा। टीएफआर क्या होता है? इट मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर। Many regions in India have already reached or are approaching replacement level fertility. ये क्या होता है? It is the level at which a population replaces itself without significant growth. However, variation in birth rate still exists across different states. क्यों? क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग एजुकेशन लेवल है, हर स्टेट में अलग अलग तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग तरह का है और हेल्थ केयर एक्सेस भी अलग अलग तरीके से है। डेथ रेट ट्रेंड्स आते हैं अगले। डेथ रेट के ट्रेंड्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, जो कि यूजुअली 1 साल का होता है। पास्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया का हाई मोर्टेलिटी रेट था। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास लिमिटेड थी, पुअर सैनिटेशन था, बीमारियां बहुत होती थी और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन होता था। इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ, तो उससे मोर्टेलिटी रेट्स हमारे कम होने शुरू हुए। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आए, जैसे इम्यूनाइजेशन का, डिजीज कंट्रोल का, मैटरनल हेल्थ केयर का, इम्प्रूव सैनिटेशन का, इसकी वजह से डेथ रेट्स हमारे कम होने शुरू हुए। मेडिकल टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हुई, एक्सपेंशन होना शुरू हुआ हेल्थ केयर सर्विसेज का, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिला, जिससे कि फर्दर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी और मोर्टेलिटी लेवल्स हमारे कम होने शुरू हुए। नाउ डिस्पाइट दीज इंप्रूवमेंट, कुछ चैलेंजेस बचे रह जाते हैं, स्पेशली रूरल और इकोनॉमिकली वीकर रीजन में, जहां पर हेल्थ केयर एक्सेस, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स अभी भी इनएडुकेट है। जैसे आप कुछ ट्राइबल एरियाज में जाओ, कुछ ज्यादा रूरल एरियाज में जाओ, जैसे जैसलमेर के आसपास के जो गाँव हैं, वहां पे दिक्कतें हैं अभी भी, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया, वहां पे अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं पहुंच पाई हैं। आप बहुत ज्यादा पहाड़ों में जाओ तो वहां पर भी दिक्कत है कि आसपास हॉस्पिटल्स ही नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी, ये टॉपिक आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि वन, वो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, पीएमएमवाई, उसका एक एग्जाम्पल है। आप उसको अगर इस चीज पे लिखने के लिए आता है, डायरेक्ट 2 या 3 गवर्नमेंट स्कीम्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ डाल सकते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी ये क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर, मतलब अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। इट इज कंसिडर्ड द की इंडिकेटर ऑफ द ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ सोसाइटी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा तो इससे क्या पता चलता है कि पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, इनएडुकेट मैटरनल न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन है एंड प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस नहीं है। इंडिया के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रिड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। एक मैं आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर भी दूंगा इसी चीज पर कि इंडिया में क्या क्या हुआ है जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हुई है। तो काफी ज्यादा प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पर शुरू करे हैं, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है, वैक्सीनेशन कैंपेन से रिलेटेड है या नियोनेटल केयर से रिलेटेड है। इनको हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू सेपरेटली देखेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन्स की जो डेथ होती है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे वुमेन की जो डेथ होती है, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज की वजह से डिलीवरी के बाद में डेथ होती है, वो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी कहलाती है। इसके लिए मैटरनल मोर्टेलिटी भी हमारी मतलब अलग अलग फैक्टर्स है जिससे इन्फ्लुएंस होती है, जैसे हमारा स्किल्ड मेडिकल केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज। आप में से अगर कोई मैरिड है और उसने कोई डिलीवरी ऑलरेडी करी है, आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, किसी भी वीमेन ने अगर कोई डिलीवरी करी है इस वीडियो को देखने से पहले, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है एक डिलीवरी करना। इट इज कंसिडर्ड एज अ नेक्स्ट बर्थ ऑफ अ वुमेन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अलग अलग तरह के आते हैं जिससे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आई हैं, एंटीनेटल केयर हुआ है, मैटरनल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी भी इंडिया में कम हुई है। इन दोनों टॉपिक को, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी, मैटरनल मोर्टेलिटी भी, दोनों टॉपिक को हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में देखेंगे सेपरेटली। अब इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसीज की अगर बात करें तो पॉपुलेशन पॉलिसीज क्या होती है? ये वो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज या प्रोग्राम होती हैं जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए होती है। गवर्नमेंट देखती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक सही से हो। These policies aim to achieve balance between population size and available resources
सो दैट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग कर पाए, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो पाए और सोशल वेलफेयर प्लानिंग गवर्नमेंट की इफेक्टिव रहे। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन पॉलिसीज ओवर टाइम इवॉल्व हुई हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग डेमोग्राफिक चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है पॉपुलेशन पॉलिसीज का? रिड्यूसिंग एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ, इंप्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, promoting family planning and enhancing quality of life of citizens. Population policies also focus on improving maternal and child health, increasing female education and encouraging responsible parenthood. ये पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इसके लिए हमारी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या बोलती है? फर्स्ट फॉर्मल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी साल 1952 में, becoming one of the first countries in the world to implement an official family planning program. Over the time, the policies were revised to reflect new demographic realities and development goals. Major milestone कब आया? जब हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी 2000 की आई, which aimed at stabilized population growth while improving reproductive health and child welfare. The policy emphasized voluntary and informed family planning choices, ensuring that individuals have access to safe and affordable reproductive health services. Key objectives इसके क्या क्या थे? पहला, achieving universal access to contraception and reproductive health care services. दूसरा, reducing infant mortality and maternal mortality rates. तीसरा, promoting delayed marriage and responsible parenthood. चौथा, encouraging female education and empowerment as important determinants of population stabilization. अब फीमेल्स को भी इतनी समझ है कि उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, फीमेल्स को भी इतनी समझ है कि भैया एक बच्चा या दो बच्चे पैदा करने हैं, 10 बच्चे पैदा नहीं करने हैं। The policy also highlighted the importance of improving healthcare infra, expanding immunization program, and strengthening public health system. तो ये हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में मैटर क्या करता है, इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले 1952 में आई और उसके बाद जो नई पॉलिसी आई वो साल 2000 में आई। ओके, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स अलग अलग हैं, इसको हम लोग मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी के साथ में ही डिस्कस करेंगे अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में। यहाँ पे हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या होता है? एसेंशियल कंपोनेंट्स है इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी के। एम क्या है? प्रोवाइडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग मेथड्स एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, दे एंश्योर दैट कपल्स कैन प्लान नंबर एंड स्पेसिंग फॉर देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ, इकोनॉमिक कंडीशन एंड पर्सनल प्रेफरेंसेज। Family planning services include access to contraceptive, counseling, sterilization services, and awareness campaigns promoting smaller family norm. जैसे याद करिए एक टीवी सीरीज है पंचायत। पंचायत टीवी सीरीज के फर्स्ट सीजन के अंदर एक एपिसोड में वो गांव में लिख रहे होते हैं, दो बच्चे हैं मीठी कीर करके, इस तरह से कोटेशन लिख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का गवर्नमेंट इनिशिएटिव था। इस तरह के गवर्नमेंट इनिशिएटिव एक्चुअली में इंडिया में है बहुत सारे। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बोलते हैं, जैसे बीच में हम दो हमारे दो इनिशिएटिव्स आया था कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। इस तरह के अलग अलग इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेती है बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स आते हैं जो कि प्री नेटल केयर पे, सेफ बर्थ प्रैक्टिसेस के लिए होते हैं, पोस्ट नेटल केयर के होते हैं। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं अलग अलग, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, न्यू बर्थ बेबी होता है, उसको पर्टिकुलर साइकिल के अंदर अलग अलग डोजेस लगनी होती है, अलग अलग उसको वैक्सीनेशन लगना होता है। न्यूट्रिशन स्कीम्स होती हैं, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, जिसकी हेल्प से रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ आउटकम बेटर होने शुरू हुए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज विद ब्रॉडर हेल्थ प्रोग्राम, इससे भी कंट्री की जो पॉपुलेशन चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने की एबिलिटी स्ट्रेंथन हुई है ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के साथ में। Population policies and family welfare programs together, they play an important role in ensuring that India's demographic trends support sustainable development, economic growth and improved quality of life for its citizens. तो इसमें कुछ ऐसा क्रिटिकल नहीं था, कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था। आप वीडियो देख के एक बार अगर इसको पीडीएफ से रीड कर लेंगे तो आपको एक बार में ही पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक दो बार रीड करेंगे, करीब 5 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे अलग अलग, और ये टॉपिक आपका पूरा रीड हो जाएगा। इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर से 2 या 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, फिर चाहे वो स्टैटिक पार्ट से आए या गवर्नमेंट स्कीम से आए। बट स्टैटिक पार्ट भी आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए जरूरी हो जाएगा आपको। तो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्लीज प्रेस करिएगा, क्योंकि वीडियोस थोड़े से इम्प्रॉपर हो रहे हैं आजकल क्लोजिंग की वजह से। थोड़ा सा बीच में टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया था। टेलीग्राम पे मेरे अलग अलग टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स हैं, यहाँ पे आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मैं इन सारे चैनल ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल कर दूंगा।
Thank you very much for watching this video. Keep learning, keep growing.